बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि पहले छुट्टी पर गए, अब छोड़ा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद, के पाठक ने दिया इस्तीफा। मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार के लिए दी चादर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सीएम नीतीश कुमार को मिला आमंत्रण पत्र, केसी त्यागी ने दी जानकारी। 3 महीने बाद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की रिहाई, जेल के बाहर हजारों की संख्या में जुटे समर्थक। आरजेडी के मुस्लिम नेता ने लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को दिखाया आईना, मंच पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। सीमांचल में राहुल गांधी और ओवैसी दोनों का दिखेगा शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने शुरू की तैयारी। महागठबंधन के सभी दल अलग अलग लड़ेंगे, ये बिखर जाएगा, शहनवाज हुसैन ने क्यों कही ये बात। लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक, नीतीश कुमार के मंत्री आलोक मेहता का बयान। जितेंद्र कुमार राय बने बिहार के पहले खेल मंत्री, नीतीश ने सौंपा नए विभाग का अतिरिक्त प्रभार। बिहार में कोसी नदी पर बन रहा देश का सबसे लंबा पुल, सुपौल मधुबनी की भी घटेगी दूरी, जाने कब तक होगा तैयार। चिराग और चाचा को 4 सीट, काराकाट से कुशवाहा, गया में मांझी, बिहार में 30 सीट लड़ेंगे बीजेपी। ये भोजपुरी सुपरस्टार लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, लिस्ट में पवन सिंह का नाम शामिल। इंडिया गठबंधन में संयोजक पद अब किसी को नहीं, क्या नीतीश कुमार के रवैये से कांग्रेस ने बदला फैसला। राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे कांग्रेस, पार्टी नेता भर के बोले ये आत्मघाती फैसला, दिल टूट गए। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन, राम मंदिर से जुड़ा है कनेक्शन। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल के बच्चों में जल्द दिखेगा बड़ा बदलाव, शुरू होने वाला है ये बड़ा काम। अचानक स्कूल में 1 दर्जन बच्चे बेहोश, एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल, ये रही वजह। आरजेडी विधायक के फिर बिगड़े बोल, भगवान राम को बताया काल्पनिक पात्र, कहा बौद्ध भिक्षुओं के खून से रंगी है अयोध्या। राम मंदिर के राजनीतिकरण के खिलाफ संत हुए एकजुट, कहा सब पीएम कर रहे हैं तो फिर धर्माचार्य के लिए क्या रह गया। अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम के ठीक बाद बिहार आएंगे पीएम मोदी, चंपारण की रैली से करेंगे चुनावी शंखनाद। पूर्णिया में होगी राहुल गांधी की रैली, किशनगंज होकर के बिहार में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। वहीं इस समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला है। जहां इस संबंध में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला है और उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। यानी कि नीतीश कुमार अभी भी ये नहीं सोचे हैं कि वे 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं, इसके बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि कोई निर्णय नहीं लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। के पाठक का इस्तीफा भी सामने आया है, जिसमें लिखा है कि मैं के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के पद का प्रभार
स्वच्छता से परित्याग करता हूं। आपको बता दूं कि इस्तीफा देने से पहले के पाठक लंबी छुट्टी पर गए थे, जहां वे 16 जनवरी तक छुट्टी पर थे। इस बीच मंगलवार को वे अचानक से अपने ऑफिस पहुंचे थे, एक विभागीय बैठक में भी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ने की बात कही। जहां अपने विभाग में और फिर सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिख दी है। इस बारे में कहा जा रहा है कि सरकार ने अभी के पाठक को पद छोड़ने की मंजूरी नहीं दी है। के पाठक जब लंबी छुट्टी पर गए थे तभी उनकी शिक्षा विभाग से हटने की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि उन पर पद छोड़ने का दबाव था, इस वजह से वे छुट्टी पर चले गए हैं। हालांकि इस मामले पर बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि ये जो पत्र वायरल हो रहा है ये के पाठक का नहीं है, ये फर्जी पत्र है। यानी कि के पाठक अभी भी इस्तीफा नहीं दिया है और जो भी इस्तीफे की बात कही जा रही है वो सारे फर्जी है, वो अफवाह है। ये बात कोड़े के भाव में भी सच नहीं है कि के पाठक इस्तीफा दिया है। जी हाँ, आपका इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप ये भी बताइए कि के पाठक को शिक्षा विभाग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप केटीवी लाइव को बिहार के अलग अलग जगहों से देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि पूरे बिहार में क्या सिचुएशन चल रही है, इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आप भी अपने राय जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि के पाठक को शिक्षा विभाग छोड़ना चाहिए या नहीं, के पाठक को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, और ये भी बताइए कि के पाठक अच्छा काम कर रहा है या फिर नहीं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार में अब सियासी पारा गरमाने लगा है, जब सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जदयू इस बार भाजपा से अलग है और नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती देने की तैयारी में है। सीमांचल की राजनीति भी अब उबाल आने वाला है। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में कांग्रेस ने एकमात्र सीट पर विपक्ष की ओर से जीत हासिल की थी। इसी सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने धीरे धीरे अपने पांव विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके पछाड़ी है। अब कांग्रेस और AIMIM दोनों अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किशनगंज से सीमांचल का दौरा शुरू करेंगे, जबकि AIMIM को लेकर के ओबीसी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि एनडीए ने लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी। जदयू पिछले चुनाव में भाजपा के साथ ही एनडीए में थी, जब विपक्षी खेमे को एकमात्र सीट पर जीत हासिल हुई थी और ये जीत उसे सीमांचल में ही मिली थी। जहाँ मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में विपक्ष के लिए काफ़ी उम्मीद इस बार रहेगी। जब कांग्रेस ने बिहार में किशनगंज सीट पर कब्जा किया था, डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने किशनगंज में जदयू उम्मीदवार महमूद अशरफ को हराया था। इस बार भी कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। मणिपुर से शुरू होगी और फिर असम बंगाल होते हुए बिहार के सीमांचल किशनगंज में उनकी यात्रा प्रवेश करेगी। जी हाँ, किशनगंज से शुरू होकर के अररिया, पूर्णिया और कटिहार होते हुए ये यात्रा फिर से वापस बंगाल चली जाएगी। आपको बता दूं कि किशनगंज में बिहार और बंगाल की सीमा लगती है। यह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह इस यात्रा की तैयारी को लेकर के सीमांचल पहुंच चुके हैं। जहां राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पूर्णिया के रणभूमि मैदान में ऐतिहासिक रैली भी होगी। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी सीमांचल में अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि किशनगंज समेत सीमांचल की अन्य पार्टी पर ओबीसी की नज़र है। जब किशनगंज सीट से पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को पिछले चुनाव में उतारा था। ओबीसी के उम्मीदवार ने पिछले लोकसभा चुनाव में तीसरा स्थान हासिल किया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा तय हो गया है। वे आगामी 27 जनवरी को बिहार के बेतिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बिहार को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर नीतीश सरकार में मंत्री ने खुशी जताई है। पीएम के बिहार दौरे को लेकर के नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी ने खुशी जताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, अगर वे बिहार आ रहे हैं तो फिर खुशी की बात है। हम सभी उनका स्वागत करेंगे। बिहार में कोई भी आ सकता है। बिहार आध्यात्मिक के केंद्र है। इसके साथ ही मंत्री मदन सहनी ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर जमकर के निशाना साधा और उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि मांझी जी बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, इसलिए वे हमारे नेता नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। आगामी चुनाव में जनता उनको बताएगी। जब वही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच पर मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा है कि जेडीयू 16 लोकसभा सीटों पर
विजय दर्ज करेगी, यानी कि जीतेगी। लिहाजा उस पर प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, जो उससे आगे हमारे नेता तय करेंगे। वहीं सनातन धर्मों को लेकर के ये सवाल खड़े करने पर सहयोगी दलों को भी नसीहत दी है और कहा है कि सभी को धर्म का सम्मान करना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा इंडिया गठबंधन को फर्जी सनातनी करार दिए जाने के पर मदन सहनी ने कहा है कि स्मृति ईरानी जी हम लोगों को सनातनी होने का सर्टिफिकेट देगी क्या? हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध फिर से शुरू हो गया है। बिहार ड्राइवर महासंघ ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया है। इसके बाद गुरुवार सुबह से ही ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी। जहां पटना गया और अरवल बिहार शरीफ बेगूसराय हाईवे पर लंबी जाम लग गया। जहां जहानाबाद में ड्राइवरों ने अपनी ट्रकों को सड़क पर खड़ा करके आवाजाही बंद कर दी। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जहां पटना, शेखपुरा, बेगूसराय, सीवान समेत अन्य शहरों में भी ट्रक और एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल बुलाई थी। मिली जानकारी के अनुसार जहानाबाद शहर के काको मोड़ के पास गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे ही बड़ी संख्या में ड्राइवर सड़क पर उतर गए। जहां काको मोड़ के पास ट्रकों को आरा तिरछा खड़ा करके उन्होंने जाम लगा दिया। जहां इसे NH 83 और 110 पर वाहनों के पहिए थम गए। जब बिहार ड्राइवर महासंघ के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं पर प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार से हिट एंड रन को लेकर के लाए गए काले कानून को वापस करने की मांग की है। हालांकि पिछले हफ्ते देश भर में प्रदर्शन होने के बाद मोदी सरकार ने इस कानून के लागू करने पर फिलहाल पर रोक लगा दी थी। जब पटना समेत कई जिलों में बुधवार को भी ड्राइवरों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया था। दोस्तों, आरजेडी के विधायक के बोल फिर से बिगड़ गए हैं जब भगवान राम को काल्पनिक बताया है। जी हां, आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से भगवान राम और अयोध्या को लेकर के विवादित बयान दिया है। जमुई में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि अयोध्या का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के सिर काट करके किया गया है, जिसकी गवाह सरयू नदी है। भगवान राम महज एक काल्पनिक पात्र है। जब फतेह बहादुर ने कहा कि पहले इसका नाम साकेत हुआ करता था, लेकिन जब राजा बिरदर्थ की हत्या पुष्य मित्र सुंग ने कर दी थी, इस दौरान लाखों बौद्ध भिक्षुओं की जान ले ली थी। जहां तब सरयू नदी खून से लाल हो गई थी। इस दौरान ही उसका नाम बदल करके साकेत से अयोध्या कर दिया गया, जहां लाखों बौद्ध भिक्षुओं की जान ले ली गई थी। सरयू नदी आज भी इसका गवाह है। उन्होंने कहा कि लाखों बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे गए थे, इसी कारण उस नदी का नाम सरयू नदी पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान राम महज एक काल्पनिक पात्र है। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कहता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में ये कहा था। इस दौरान जब उनसे पूछा गया है कि आपने मंदिर को गुलामी का रास्ता बताया, तब उन्होंने कहा कि जो लोग इसे मेरा कहा हुआ कथन समझ रहे हैं, वे लोग इस देश में मनुवाद फैलाना चाहते हैं। ये बात सावित्रीबाई फुले और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कह चुके हैं। ये लोग मनुवाद फैलाना चाहते हैं। आगे आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह धारेगा। इसी बात को मैंने कहा कि पर कुछ लोग इसे अलग तरीके से बता रहे हैं। ये लोग मनुवाद फैलाना चाहते हैं और फिर आम लोगों के हाथों में त्रिशूल और तलवार देना चाहते हैं, जबकि हम लोगों के हाथों में कलम और फिर किताब देने की बात करते हैं। आरजेडी विधायक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भगवान श्री राम से पहले गौतम बुद्ध इस धरती पर आए थे। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सियासी दलों की तैयारी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया इस बार भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर घमासान होना है। जी हां, जदयू इस बार भाजपा से अलग होकर के चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस और आरजेडी के अलावा वाम दल उनके साथ होगी। जब वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। उनके इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। बिहार में ये यात्रा 2 फेज में होगी। पहले फेज की यात्रा के तहत राहुल गांधी इसी महीने जनवरी में ही सीमांचल में प्रवेश करेंगे, जब पूर्णिया में कांग्रेस की बड़ी रैली होगी। यह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है। जब बिहार में ये यात्रा सीमांचल होकर के गुजरेगी, इसकी तैयारी को लेकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्णिया पहुंचे। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और फिर असम, बंगाल होते हुए बिहार के सीमांचल किशनगंज में प्रवेश करेगी। जब बिहार में किशनगंज से शुरू होकर के अररिया, पूर्णिया और कटिहार होते हुए ये यात्रा फिर से वापस बंगाल चली जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया है कि राहुल गांधी के बिहार के सीमांचल इलाके में आने का समय तय नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना है कि 26 से 28 जनवरी के बीच किसी भी दिन वे बिहार की सीमा किशनगंज में प्रवेश करेंगे। उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी का रूट चार्ट बेजू बाबू तैयार कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के साथ काम करते हैं। पर्दे के पीछे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
पहले की भी यात्रा में उनके द्वारा एक गाइडलाइन तैयार किया गया था। कांग्रेस प्रदेश सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पार्टी की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही है। मेरा विश्वास है कि जिन प्रदेशों में यात्रा गुजरेगी निश्चित रूप से ये अविस्मरणीय होगी। दोस्तों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले हैं। पीएम मोदी ने ये मुलाकात अपने आवास पर की है। इस मुलाकात की कुछ फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते हुए मोदी ने बताया कि इस दौरान उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार के लिए चादर भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें एक पवित्र चादर दी, जिसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के दौरान चढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी हर साल इस उर्स के लिए अपनी तरफ से एक चादर भिजवाते हैं, जिसे उर्स के दौरान मज़ार पर चढ़वाया जाता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी भी साथ रही। आपको बता दूं कि इससे पहले पिछले दिनों स्मृति ईरानी मदीना शहर पहुंची थी, जहां यहाँ पर वह 2 दिनों तक रही और उन्होंने मदीना की ऐतिहासिक मस्जिद का भी दीदार किया। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री सी मुरलीधरन और फिर एक डेलीगेशन भी गया था। स्मृति ईरानी ने इस दौरान भारत से उम्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से भी मुलाकात की है। स्मृति ईरानी ने भारत और फिर सऊदी अरब के बीच 2024 के हज के लिए एक आपसी समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। दोस्तों, बिहार में बम्पर शिक्षक भर्ती के बाद एक और बहाली आने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक और भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार की भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग निकालने वाला है। बिहार में चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि BSSC CGL के जरिए सैकड़ों खाली पड़े पदों पर भर्तियां होंगी। जब बीते दिनों इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और फिर जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। मुख्य सचिव ने बैठक में सभी विभागों को अधियाचना भेजने का निर्देश दिया है। जैसे साथ ही BPSC से भी CGL परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी ली है। इससे पहले नवंबर 2023 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और फिर जिलों से स्नातक स्तर के खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी थी। सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारी से खाली पड़े पदों का ब्यौरा भेजने को कहा गया था, लेकिन कई विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और फिर अधियाचना ही नहीं भेजी। दोस्तों, आजकल हर किसी को सोशल मीडिया की लत लग गई है। जिसे देखो वही फेमस होने की होड़ में छोटे छोटे वीडियो और फिर रील्स बना करके इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहा है। इसके कई दुष्परिणाम सामने आने के बावजूद भी लोगों के बीच इसकी होड़ कम नहीं हो रही है। ऐसे ही 3 वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस विभाग का एक ट्रेनिंग ले रहे सिपाही वर्दी पहन करके प्रशिक्षण कक्ष में रील बना रहा है। ये रील भोजपुरी और फिर हिंदी दोनों गानों में बनाया गया है। जी हाँ, जो कि तेज़ी से सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये वर्दी में बनाया गया रील वायरल हुआ तो फिर मामले को गंभीरता से लेते हुए SP योगेंद्र कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी। आपको बता दें कि वायरल हुआ वीडियो बेगूसराय पुलिस लाइन का बताया जा रहा है, जहां अपने प्रशिक्षण कक्ष में बैठा कुंदन कुमार सिंह नाम का प्रशिक्षु सिपाही रील बना रहा है। रील बना रहे सिपाही ने टीका लगा रखा है। वहीं ट्रेनिंग रूम में उनके आसपास बैठे सिपाही भी कैमरे की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एनडीए के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के नेताओं ने इसको लेकर के होड़ मच गई। तेजस्वी के कुछ नेता अलग अलग जगह पर घूम करके हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बेतिया में आरजेडी के एक मुस्लिम नेता लालू प्रसाद यादव को आईना दिखा दिया है। दरअसल बिहार की सत्ता में आने के बाद से ही आरजेडी के नेता सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं और फिर मंदिरों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कोई रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है तो फिर कोई मंदिर जाने को गलत रास्ता बता रहा है। एक तरफ आरजेडी के नेता लगातार हिंदू धर्म को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी खुद को सभी धर्म का सम्मान करने वाली पार्टी बता रही है। आरजेडी के नेता हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पर एक पार्टी के एक नेता है, आरजेडी के एक मुस्लिम नेता है जो आरजेडी को ही
आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेतिया में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान आरजेडी यानी कि राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सादिक खान ने मंच पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। यह आरजेडी नेता ने कहा है कि चंद नफरती लोग देश में भाई को भाई से लड़वा करके नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं लालू प्रसाद यादव का सिपाही हूं। हमारे सुप्रीमो अच्छा बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को जेल से रिहा किया गया है। जी हां, हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहब पिछले कई महीनों से जेल में बंद था, जिसको हाईकोर्ट के द्वारा जमानत मिलने के बाद गुरुवार को सीवान मंडल कारागार से रिहा कर दिया गया है। रिहाई की जैसे ही खबर मिली, ओसामा के चाहने वाले एवं शहाबुद्दीन समर्थक बड़ी संख्या में सुबह से ही सीवान मंडल कारागार के मुख्य गेट पर पहुंचना शुरू कर दिया। जहां देखते ही देखते हजारों हजार की भीड़ उमड़ रही। ओसामा जैसे ही जेल के गेट से बाहर निकला तो फिर शेर आया के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। वहां जुटी भीड़ ने इसका फूल मालाओं से स्वागत किया। ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई मेडल जीत करके आया हो या कोई जंग जीत करके आया हो। जिस तरीके से जंग जीत करके आने वालों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इनका स्वागत किया गया। हालांकि शहाबुद्दीन का बेटा आपराधिक मामले को लेकर के जेल में बंद थे, लेकिन बाहर निकलने के बाद इस तरह से इनका स्वागत किया गया जैसे कि ये किसी कोई जंग लड़ करके आ रहा हो। आपको बता दूं कि आपराधिक मामले में बंद आरोपी को इस तरह से स्वागत किया गया, ये सोचने समझने वाली बात है। जहां आपको बता दें कि ओसामा पर सबसे पहले केस हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया बुजुर्ग स्थित 42 कट्ठा जमीन विवाद में हुआ था, यानी कि जमीन विवाद का मामला था। यहीं पर नहीं रुका, उसके बाद मोतिहारी उसके बहनों के आपसी जमीन विवाद में भी ओसामा पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जब अभी ये सब चल ही रहा था कि ओसामा साहब कोटा के राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, जिसे तुरंत राजस्थान पुलिस ने छोड़ दिया था। लेकिन ओसामा को गिरफ्तार करने के लिए हुसैनगंज पुलिस कोटा पहुंच करके अपने साथ लाई और सीवान व्यवहार न्यायालय में उसे हुसैनगंज मामले में पेश किया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर ओसामा को मंडल कारा भेज दिया गया। कुछ दिन बाद ओसामा साहब को हुसैनगंज मामले में जमानत सीवान कोर्ट के द्वारा ही मिल गई थी, लेकिन मोतिहारी में दर्ज FIR में वह जेल में बंद था। जहां उसके द्वारा मोतिहारी व्यवहार न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल तो की गई, लेकिन माननीय कोर्ट के द्वारा उसकी जमानत खारिज कर दी गई थी। इसके बाद ओसामा साहब ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अंत में उसे जमानत मिल गई है और वे जेल से रिहा कर दिया गया। उसको जेल से रिहा होने के बाद समर्थक जोर जोर से नारा लगा रहा था कि शेर आया, और उनको फूलों और मालाओं से स्वागत किया गया, मानो वह कोई जंग लड़के आ रहा हो या फिर कोई मेडल लेकर के आ रहा हो। इस तरह से उनका स्वागत किया गया। दोस्तों, बिहार में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जहां पिछले कुछ दिनों से कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में भागलपुर सबसे ठंडा जिला रहा। यहां सबौर इलाके में 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बढ़ते ठंड के कारण बच्चे और फिर बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जमुई और फिर मोतिहारी में ठंड के कारण 2 छात्र की जान जाने की भी खबर सामने आई है। जहां पहला मामला मोतिहारी के चकिया प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय चकिया का है। यह बुधवार को 6ठी कक्षा का छात्र बेहोश होकर के गिर गया। स्कूल प्रबंधक उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी वहां पर जान चली गई। छात्रा की पहचान बोसाहा गांव निवासी राजेश राम का 15 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। बेतिया में भी बुधवार को 4वीं क्लास में छात्रा ज्योति कुमारी बेहोश होकर के अपने क्लासरूम में ही गिर गई थी। इस घटना से बच्चों की अभिभावक परेशान हो गए, जबकि इससे पहले शनिवार को जमुई में भी ठंड की वजह से सुमित कुमार नाम के एक छात्र की जान चली गई। वह 7 साल का था। बताया गया है कि स्कूल में छुट्टी के समय ही सुमित के सिर में दर्द होने के बाद उल्टी होने लगी। इसके बाद उसकी मां ने पास के ग्रामीण डॉक्टरों से उसका इलाज कराया। जब सोमवार की सुबह उसकी हालत गंभीर होने लगी तो फिर परिवार वालों ने उसे क्लिनिक में ले गए। यहाँ उसकी जान चली गई। दोस्तों, बिहार में देश का सबसे बड़ा लंबा पुल बन रहा है। जी आपको बता दूं कि इस पुल के बन जाने से सुपौल मधुबनी की दूरी घट जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मधुबनी जिले के भेजा से सुपौल जिले के बकोर के बीच कोसी नदी के ऊपर देश का सबसे लंबा 10.2 किलोमीटर सड़क पुल के साथ 3.1 किलोमीटर का पहुंच पथ का कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। जब भारत के इस सबसे लंबे पुल का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत पैकेज 4 कोसी पुल और पहुंच पथ का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। इस पुल के निर्माण के बाद सुपौल से मधुबनी की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 1199 करोड़ रुपए है, यानी कि 1199 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1101 करोड़ रुपए का सिविल कार्य शामिल है।
ये परियोजना निर्माण एजेंसियां मेसर्स गेमन इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर प्राइवेट लिमिटेड और फिर ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जहां वर्तमान में परियोजना का 54% कार्य पूरा किया जा चुका है। बाकी काम दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 3 पुल भी बनाए जा रहे हैं, जहां 10 किलोमीटर लंबा इस पुल के 171 पिलर में से 166 का निर्माण पूरा हो चुका है और फिर 170 में से 31 स्पैन पर काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा 60 मीटर के 2 अन्य पुल भी हैं, जिसका कार्य प्रगति पर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं, जहां चंपारण की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे, इसकी संभावना है। जहां अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और फिर उनकी जनसभा से बिहार का सियासी तापमान भी हाई होने वाला है। पीएम मोदी की जनसभा बेतिया में होने की उम्मीद है, जहां उनका कार्यक्रम पहले 13 जनवरी को माना जा रहा था। इसे लेकर के तैयारियां भी भाजपा की ओर से की जा रही थी, लेकिन कार्यक्रम किसी कारणवश आगे टलने की बात बाद में सामने आई है। अब 27 जनवरी को बेतिया में उनकी जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 जनवरी को बिहार का दौरा हो सकता है, जहाँ यहाँ वे NH रेलवे और फिर इंडियन ऑयल से संबंधित करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर सकते हैं, जबकि बेतिया में भाजपा की ओर से आयोजित चुनावी रैली को संबोधित कर सकते हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होंगे। वहीं इस कार्यक्रम के 4 दिन बाद ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की संभावना है, जिसे लेकर के सियासी माहौल भी गरमाने की संभावना है। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। इधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में भी घमासान जारी है। जदयू इस बार भाजपा से अलग है और फिर नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगा। वहीं चंपारण की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अलग अलग जिलों में रैली करने वाले हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बिहार में आधा दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे और फिर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में 27 जनवरी को बेतिया में होने वाले कार्यक्रम को लेकर के भाजपा भी तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बार चंपारण की धरती से न सिर्फ चुनावी शंखनाद करेंगे, बल्कि भाजपा को लोकसभा में जीत का मंत्र भी देंगे। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, मगर चर्चा है कि बीजेपी बिहार की 40 में से 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। बाकी की 10 लोकसभा सीटें एनडीए में शामिल अन्य दलों के पास जाएगी। जब कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और उनके चाचा एवं रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस को बीजेपी 4 सीटें देगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट समेत 2 सीटें मिल सकती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी के खाते में गया लोकसभा सीट आ सकती है। वहीं बीजेपी ने मुकेश सहनी की विकास इंसान पार्टी के लिए भी अपने अभी भी दरवाजे खोले रखे हैं। वीआईपी ने अभी गठबंधन के लिए पत्ते नहीं खोले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी बिहार की कम से कम 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं लोजपा के दोनों गुटों को 4 सीटें ही दी जाएगी। अगर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस नहीं मानेंगे तो फिर उन्हें 5 सीटें भी दी जा सकती है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलडी को बीजेपी अधिकतम 2 लोकसभा सीटें देगी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पारंपरिक सीट काराकाट भी शामिल है। हालांकि आरएलजेडी ने सीतामढ़ी, झंझारपुर, सीवान, वाल्मीकि नगर, सुपौल, जहानाबाद और मुंगेर में भी चुनाव की तैयारी करी है। वहीं हम की बात करें तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम एक लोकसभा सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। जब बीजेपी जीतन राम मांझी की पार्टी हमको उनकी परंपरागत गया लोकसभा सीट देने के मोड में है। हालांकि हमने अन्य कुछ सीटों पर भी दावा ठोका है। या दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अभी तक मुकेश सहनी के लिए गठबंधन के दरवाजे खोल रखे हैं, जहां उनकी पार्टी वीआईपी अभी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। लंबे समय से मुकेश सहनी की एनडीए में वापसी की अटकलें लगाई जा रही है। जहां अगर बीजेपी से उनकी बात बन जाती है तो फिर पार्टी मुकेश सहनी को एक भी लोकसभा सीट तैयार कर देगी। दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। जब भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति के मैदान में भी अपना दमखम दिखाया है। इस बार भी खबरें आ रही है कि भोजपुरी जगत के कई बड़े सितारे चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर के चर्चा तेज है। ये देखना बेहद ही रोमांचक होगा कि कौन से चेहरे कहां से चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से
वह राजनीतिक मैदान में खड़े होते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित चेहरे और जाने माने सुपरस्टार पवन सिंह, जिन्होंने काफ़ी एक्टिंग और फिर सिंगिंग के लिए अब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है और फिर इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे वहाँ चाहे कितना भी पुराना प्रतिनिधि क्यों ना हो, पर वो कांटे की टक्कर दे सकते हैं, ये जीत भी सकते हैं। जब खबरों के अनुसार पवन सिंह आरा, जो कि उनका खुद का गृह जिला है, जब वहाँ से वे चुनाव लड़ेंगे। जब पवन सिंह ने कहा है कि वह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और फिर वह पार्टी के कहने पर ही कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं पर बात करें अक्षरा सिंह की, तो भोजपुरी एक्ट्रेस और खूबसूरत अदाकारा अक्षरा सिंह जो कि देश विदेश में अपनी अदाओं के लिए मशहूर है, उनको लेकर के चर्चा आ रही है कि वे इस साल के लोकसभा चुनाव में भी मैदान में भी उतर सकती है। उन्होंने हाल ही में सियासी मैदान में अपना पहला कदम रख दिया था, जब कुछ दिनों पहले ही वे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल हुई। इससे कई लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि वे इस साल चुनाव भी लड़ सकती है। जहाँ अक्षरा सिंह को फैंस काफ़ी पसंद भी करते हैं, ऐसे में अभिनेत्री जहाँ से भी चुनाव लड़े वहाँ के उम्मीदवार को अच्छी टक्कर दे सकती है। वहीं पर बात करते हैं गुंजन सिंह के बारे में। जी हाँ, भोजपुरी स्टार की लिस्ट में से एक और चेहरा इस साल चुनावी मैदान में उतर रहा है और वह है गुंजन सिंह। गुंजन सिंह भोजपुरी जगत के जाने माने सिंगर है, जब उन्होंने अब तक कई सारे सुपरहिट गाने दिए हैं। जब खबरों के अनुसार गुंजन सिंह की नवादा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। गुंजन सिंह ने एक बार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि चाहे उन्हें टिकट मिले ना मिले हुए हर हाल में इस साल चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर अब बात करेंगे रवि किशन की, तो भोजपुरी जगत के दिग्गज सुपरस्टार रवि किशन, जो कि पहले से ही राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, खबरों के अनुसार वे इस साल भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। रवि किशन ने 2019 के चुनाव में गोरखपुर लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। रवि किशन के बातचीत करने का तरीका बेहद ही अनोखा है और फिर अपनी इसी सीड टैलेंट की वजह से वे लोगों के बीच काफ़ी जल्दी मिक्सअप कर जाते हैं। जब खबरों के अनुसार वे इस साल भी फिर से गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर अब बात करते हैं मनोज तिवारी की, तो मशहूर एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी, जो कि सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि देश विदेश में छाए हुए हैं, वे वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। मनोज तिवारी साल 2014 और साल 2019 दोनों में ही लगातार शानदार जीत हासिल कर चुके हैं। मनोज तिवारी साल 2009 में समाजवादी पार्टी की ओर से गोरखपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद वे बीजेपी में शामिल हुए और फिर उसके बाद लगातार 2 बार चुनाव जीते। जब मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो साल 2024 में वे दिल्ली की जगह बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब तक इस बात का कोई भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जिन्हें लोग ज़्यादा निरहुआ के नाम से जानते हैं, वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद है। इससे पहले निरहुआ साल 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें वे जीत नहीं पाए थे। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने उस सीट से इस्तीफा दे दिया था और फिर उपचुनाव में निरहुआ ने जीत हासिल कर ली थी। इस बार एक्टर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में जेडीयू को लेकर के कहा जा रहा है कि सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभी तो जो सिटिंग सीट है, सीट का बंटवारा जब होगा तब सब कुछ पता चल जाएगा। जब घटक दल के साथ सीट शेयरिंग की बात होगी, बातचीत चल रही है। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के दिन उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी गई है। इस पर ऐसे उन्होंने कहा है कि सबको अनुकरण करना चाहिए, हम सब लोग राम को मानते हैं। इस पर ललन सिंह ने कहा कि उनको गंभीरता से मत लीजिए। जब बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारे का मामला सुलझ नहीं सका है। जब जेडीयू जहां जल्दी सीट बंटवारे को लेकर के सख्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस इत्मीनान है। जेडीयू के प्रमुख और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के कई नेता जल्दी सीट बंटवारे को लेकर के आगे बढ़ने की बात कह चुके हैं। जेडीयू की ओर से यहाँ तक कहा जा चुका है कि अगर नीतीश कुमार का झुकाव माना जाता है तो फिर कब का सीट बंटवारा हो जाता। वहीं जेडीयू के नेता और फिर बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगर जल्द सीट बंटवारा नहीं हुआ तो फिर गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जेडीयू के कई नेता इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। जेडीयू के कई दिग्गज बराबर कह रहे हैं कि गठबंधन में सीट शेयरिंग में काफ़ी देरी हो रही है। नीतीश कुमार के अनुसार सब हुआ तो कब का सीट शेयरिंग हो गया होता। जहाँ इसके साथ ही जानकारी के अनुसार जेडीयू सिटिंग सीट पर समझौता करने की मोड में नहीं है, 16 सीट से कम पर नहीं मान रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अब संयोजक का पद गठबंधन में किसी नेता को देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ इंडिया गठबंधन का संयोजक कोई नहीं होगा, ये कांग्रेस ने तय कर लिया है।
ग्रीवांस सेल बना रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस नेता जयराम रमेश करने वाले हैं। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को कोई शिकायत होती है तो फिर वो उसके निपटारे के जिम्मेदार जयराम रमेश सहित समन्वय समिति के सदस्य करेंगे, या ऐसा इंडिया गठबंधन की प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने तय कर दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।